नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर स्वागत है आप सभी का। इतिहास में हम प्राचीन भारत पर डिस्कस कर रहे थे। प्राचीन भारत हमारा टॉपिक चल रहा है। तो प्राचीन भारत में आज हम डिस्कस करेंगे साहित्यिक स्रोत पर। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो पर आपने देखा होगा अभिलेख वगैरह सारी चीज़ें जो अंदर से ज़मीन के अंदर से जो चीज़ें मिली उस पर हमने डिस्कस किया था। आज हम करेंगे साहित्य कौन कौन से साहित्य से हमको जानकारी मिलती है प्राचीन भारत के बारे में, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो इसको साहित्यिक स्रोत हमने दिया है और इससे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे विदेशी यात्रा वृत्तांत, मतलब विदेशों से जो लोग इंडिया की यात्रा करने आए उन्होंने क्या क्या कहा, वहाँ से हमें क्या क्या जानकारी मिली, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम साहित्यिक स्रोत स्टार्ट करते हैं। तो हिंदुओं में जो साहित्यिक स्रोत है साहित्य में, वो बड़े बड़े साहित्य कौन कौन से हैं। देखिए, नाम सुना होगा आपने, एक वेद है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है। इन सबसे जो है हमें, इन सबके साहित्य से जो हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो ऋग्वेद का समय है, ऋग्वेद जो है उसको 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग माना गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे हिंदू में जो धार्मिक साहित्य है उसमें कौन कौन है, वेद है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है आदि है। वहाँ से हमें साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है। और जो ऋग्वेद का समय जो लगभग माना गया है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। और उसके बाद अथर्ववेद, यजुर्वेद, उपनिषदों को 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के लगभग उनका समय माना गया है। तो एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो वेद है आपको मालूम है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र के बारे में भी ऋग्वेद में दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हम जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। वेद 4 प्रकार के वेद हैं, उससे हमें प्राचीन साहित्य भारत में साहित्यिक स्रोत के बारे में पता चलता है। तो वेद 4 कौन कौन से, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अर्थवेद है। तो इन चारों के उपवेद भी हैं, तो वो उपवेद भी कई बार आ जाता है और वो हमें याद रखना है। और उसकी विशेषता है विवरण कि भाई ऋग्वेद को किसके लिए जाना था, तो ऋग्वेद में चिकित्सा, इस तरह से। तो चलो हम इस पर डिस्कस करते हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। तो दोनों में नाम पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ऋग्वेद आयुर्वेद। तो इस तरह से आप डिस्कस कर सकते हैं। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। और इसमें विशेषता ये है कि चिकित्सा। तो ये आपको याद रखना है कि ऋग्वेद को चिकित्सा के क्षेत्र में माना जाता है। तो ऋग्वेद आयुर्वेद, इस तरह से आपको याद रखना है, ऋग्वेद आयुर्वेद चिकित्सा। क्लियर है। चलो अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और युद्ध कला, क्योंकि धनुर्वेद जब धनुष बाण जिसको बोलते, तीर कमान जिसको बोलते, तो युद्ध के लिए काम आएगा। तो युद्ध कला, विशेषता क्या है उसकी, युद्ध कला। तो याद रखिएगा, इसके नाम से पता चल रहा है आपको, यजु धनु। तो ऐसे याद रखना, यजुर्वेद में क्या है, धनुर्वेद, युद्ध कला के लिए ये है। फिर अगला है सामवेद गंधर्ववेद, इसका उपवेद है गंधर्ववेद। और एक कला और संगीत की इसकी विशेषता है। तो सामवेद में किसकी विशेषता है, कला और संगीत की, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगला है अथर्ववेद शिल्पवेद, भवन निर्माण, या जो विश्वकर्मा आपने सुना होगा, भवन निर्माण, ये इसकी विशेषता है। तो उपवेद आपको याद होना चाहिए। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। फिर यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्पवेद, शिल्पकला। इस प्रकार से जो है ये वेद के उपवेद आपने याद कर लिए। अब देखिए, वेदों का अर्थ अच्छे से समझने के लिए, उसमें जो श्लोक हैं उनको अच्छे से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वेदांग किसको कहा जाता है, वेदांग किसको कहा जाता है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। वेदांग के बारे में क्या जानते हैं आप, ध्यान रखिएगा। वेदों को अच्छे से समझने के लिए, उनके श्लोक को अच्छे से समझने के लिए, उनके अर्थ को अच्छे से समझने के लिए, उच्चारण के लिए, किस प्रकार से उच्चारण किया जाए, किस का श्लोक का उच्चारण कैसे किया जाए, किस श्लोक का मतलब क्या है, इसके लिए वेदांग की रचना हुई। और इस वेदांग के 6 भाग हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वेदांग के कितने भाग हैं, 6 भाग। कौन कौन से, एक है, पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, 5वां है छंद और ज्योतिष, है ना। तो इस प्रकार से वेदांग के 6 भाग हैं, इन भागों को याद रख लें। वेदांग किसको बोलते हैं, वेदांग उनको बोलते हैं वेदों का अर्थ समझने के लिए। सूक्त मतलब होता है श्लोक, उसके श्लोक को कैसे पढ़ाया जाए, उनका मतलब क्या है, उन सब का चीज़ का अच्छे से जानने के लिए वेदांग की रचना हुई। और उसके भाग कितने हैं, 6। पहला भाग कौन सा है, शिक्षा। अगला कौन सा है, कल्प। जो तीसरे नंबर का भाग है वो है व्याकरण। 4th नंबर का है निरुक्त, फिर है छंद, फिर ज्योतिष। इस प्रकार से क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। वेद 4 प्रकार के, उसके उपवेद पढ़ लिए, उसकी विशेषता आपने पढ़ ली, फिर वेदांग के बारे में थोड़ा बहुत आपने जानकारी ले ली। ठीक है, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं।
सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पणिनि एक लेखक था जिसने कौन सा व्याकरण लिखा था, व्याकरण ग्रंथ लिखा था अष्टाध्यायी। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि अष्टाध्यायी के लेखक का नाम क्या है, पणिनि। क्या नाम है उसका, पणिनि। और सूत्र लेखन का विख्यात उदाहरण है, सूत्र लेखन का क्या है, विख्यात उदाहरण है। तो पणिनि ने क्या लिखा है, अष्टाध्यायी लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक और, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जय संहिता किसका नाम है, जय संहिता। ऑप्शन में आता है रामायण का नाम है, महाभारत का नाम है, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो कौन सा है, महाभारत है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। महाभारत जिसे व्यास की कृति माना जाता है, इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। महाभारत किसकी कृति माना जाता है, व्यास की कृति माना जाता है, और इसको किसके नाम से जाना जाता है, जय संहिता के नाम से। अब उस जय संहिता का अर्थ क्या है, विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। इसका मतलब क्या है, विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। जब महाभारत लिखा गया सबसे पहले तो 8000 के लगभग उसमें श्लोक थे। अभी की महाभारत की बात करें तो 1 लाख से अधिक श्लोक महाभारत में है। तो भारत का या विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ये है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, महाभारत। इसका एक और नाम क्या है, जय संहिता। अब बात करते हैं वाल्मीकि रामायण की। तो महाभारत के बाद वाल्मीकि रामायण की रचना हुई ऐसा माना जाता है। और वाल्मीकि रामायण में स्टार्टिंग में 6000 श्लोक थे, उसके बाद 12000 हो गए। अभी जो वर्तमान में श्लोकों की संख्या कितनी है, 24000 श्लोकों की संख्या है। और इसकी रचना 5वीं सदी के प्रारंभ में हुई ऐसा जो है माना जाता है। तो ये जितना मैंने पढ़ाया एक बार आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत साहित्यिक स्रोत पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने अभी चर्चा की वेदांग के बारे में, महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में। आगे बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स पर हम चर्चा करते हैं जो IMP है एग्ज़ाम की दृष्टि से। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, शुल्ब सूत्र में यज्ञ देवी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। एक ये भी ग्रंथ है शुल्ब सूत्र, इसमें यज्ञ देवी का निर्माण के लिए बहुत सारे माप हैं और प्रकार के मापों का विवरण है। और ज्योमिति और गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ हुआ। तो ज्योमिति और गणित का अध्ययन कहाँ से आरंभ हुआ है, शुल्ब सूत्र से। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। अब 2 ग्रंथ जिसके बारे में हमने जिक्र किया था, एक बौद्ध ग्रंथ कहलाते हैं, एक जैन ग्रंथ कहलाते हैं। तो ये साहित्यिक स्रोत में आएगा। तो इसकी जो लैंग्वेज है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ जो है वह पाली भाषा में लिखे गए हैं। अब देखिए पाली भाषा में लिखने का जो कारण था वो ये कि ये भाषा मगध की भाषा थी, पाली। और मगध जो अभी जो एरिया आता है वो दक्षिण बिहार का एरिया जो है वो मगध एरिया कहलाता है। क्लियर है। तो बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए हैं वह कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, पाली भाषा में, याद रखें आप। जैन ग्रंथों की रचना जो है प्राकृत भाषा में हुई। जैन ग्रंथों की रचना किस में हुई है, प्राकृत भाषा में। और प्राचीन बौद्ध ग्रंथों की रचना किस में हुई है, पाली भाषा में। बिहार से रिलेटेड है ये। और दक्षिण बिहार का एरिया क्या कहलाता है, मगध का एरिया कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएँ, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि धर्मशास्त्र किसको कहा जाता है, और 3-4 ऑप्शन दे देंगे। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएँ, तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, धर्मशास्त्र कहा जाता है। चलिए एक और IMP ग्रंथ की बात करें हम। कौटिल्य का नाम सुना होगा, अर्थशास्त्र का नाम सुना होगा। तो इस जो है इसमें चर्चा करेंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये 15 खंडों में विभक्त है। और ये विधि शास्त्र है, कानून विधि शास्त्र है ना। तो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसने लिखा है, कौटिल्य ने लिखा है। ये बात भी आप याद कर लें, समझ लें। एक कालिदास जी का जिक्र किए बिना नहीं रह सकते। उन्होंने बहुत सारे काव्य और नाटक लिखे हैं। कालिदास जी जो हैं अपने उज्जैन के निवासी थे। तो उनका सबसे फेमस जो था वह था अभिज्ञान शाकुंतलम। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए संगम साहित्य किससे रिलेटेड है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, संगम साहित्य किससे रिलेटेड है, तो संगम साहित्य कहा जाता है प्राचीन तमिल ग्रंथ। तमिल ग्रंथ को ही संगम साहित्य कहा जाता है। तमिल ग्रंथों को जो है संगम साहित्य कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। कुछ संगम जो ग्रंथ हैं संगम साहित्य के ग्रंथ हैं, एक है तोलकापियम, एक शिल्पादिकारम और एक है मणि मेखले। इस प्रकार से 3 जो हैं याद रख लें। तो एग्जाम की दृष्टि से आप याद रख सकते हैं कि संगम साहित्य किस रिलेटेड है,
प्राचीनतम तमिल ग्रंथ से रिलेटेड है। तो देखिए एक बार और रिवाइज कर देता हूँ आईएमपी पॉइंट्स में आपके लिए। जय संहिता किसका पुराना नाम है? महाभारत का। ठीक है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पणिनि है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। कालिदास ने कौन सा महान नाटक लिखा? अभिज्ञान शाकुंतलम। संगम साहित्य किससे रिलेटेड है? आप तमिल ग्रंथ है ये भी आप बोल सकते हैं। जो बौद्ध ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए? पाली में लिखे गए। जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत में लिखे गए। क्लियर है। और वेदांत किसको कहते हैं? वेद को समझाने के लिए, उसके उच्चारण को समझाने के लिए, पढ़ने के लिए जिनकी रचना हुई उनको क्या कहा जाता है? वेदांग। उसके 6 भाग है। वेद आपने पढ़ लिए। आई होप ये जो मैंने आपको प्राचीन भारत में साहित्यिक स्रोत समझाने का प्रयास किया है ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।